Welcome back everyone. I hope you all doing well. So friends, we discuss cardiovascular disease in which we cover congestive heart failure. Now in this session we will cover angina pectoris, which is one of the most common cardiovascular disease. So let's start it. तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना से आप क्या समझते हो? एंजाइना तब एक चेस्ट पेन है जो हमारे हार्ट में होता है। कब? जब हमारे हार्ट तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब आपके जो हार्ट है, आपके जो हार्ट्स में आर्टरीज प्रेजेंट है, कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट, पूरे हार्ट में ऑक्सीजन और ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करता है। अगर उस आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोरोनरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए और हमारे हार्ट तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो ना हो पाए, हमारे हार्ट को जितने अमाउंट में ब्लड चाहिए वो उतने अमाउंट में ब्लड नहीं ले पा रहा है, तो क्या होता है? एक चेस्ट पेन होता है। उस पेन को कहते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस। ये पेन किस टाइप से होता है? ये पेन जब होता है तो ऐसा फील होता है जैसे कुछ स्क्वेज हो रहे हो हार्ट में, या फिर आपको हैवीनेस फील होता है। ऐसा लगता है आपके चेस्ट के ऊपर कोई हैवी सामान, कोई चीज़ रख दिया गया है, आपको इस तरीके से फील होता है। और ये पेन हार्ट से शुरू होकर कभी कभी आपके लेफ्ट आर्म तक भी मूव करते हैं। आपके जॉ मतलब ये जॉ लाइंस वगैरह में भी कभी कभी पेन स्प्रेड हो जाता है। तो ये है एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन ड्यू टू हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज के कारण, अब ये डिजीज कोई भी हो सकते हैं, इस डिजीज के कारण हार्ट में पेन होना, इसे कहते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस। जब हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, हमारे हार्ट को जितने अमाउंट में ब्लड की ज़रूरत है उतने अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू सम हार्ट डिजीज, तो फिर क्या कॉज होता है? एंजाइना पेक्टोरिस, विच इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन। ब्लड सप्लाई डिक्रीज ड्यू टू कोरोनरी वैसोस्पाज्म, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस। ये कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज है जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट में प्रेजेंट है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने के कारण क्या होता है? ब्लड सप्लाई डिक्रीज, मतलब हमारे हार्ट में जितने अमाउंट में ब्लड की जरूरत है उस अमाउंट में ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पाता है, हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्या कॉज होता है? एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या है? तो ये आप इमेज देख सकते हो, ये है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कोई आर्टरीज है, ओके, ब्लड वेसल्स है, ये अभी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। अगर इस ब्लड वेसल्स में कोई फैटी सब्सटेंस एडहेयर हो जाए, लाइक यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडहेयर हो जाए, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल्स, ये सब इस तरीके से एडहेयर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये आर्टरीज में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्लॉकेज आ जाता है। उस ब्लॉकेज के कारण जो ब्लड सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है? एंजाइना। आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं? जब आर्टरीज में क्लॉट बन जाए, ब्लड क्लॉट। अब ये क्लॉट कब बनता है? फॉर एग्जाम्पल ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है, जब आर्टरीज में प्लैक फॉर्मेशन हो जाए, फैटी सब्सटेंस या फिर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जम जाए, आर्टरीज के वॉल में जम जाए। अगर ये प्लैक अचानक से रप्चर हो जाए, ब्रेक होने से क्या होता है? ब्लड यहाँ पे क्लॉट बनने लगता है, ब्लड प्लेटलेट्स एग्रीगेट होने लगते हैं, तो एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। ये ब्रेक होने के बाद ये जो प्लैक फॉर्मेशन है ये ब्रेक होता है, तो क्या बनता है? क्लॉट बन जाता है। उस क्लॉट के कारण क्या होता है? जो ब्लड फ्लो है वो अचानक से रुक जाते हैं, सडन फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस। अब एंजाइना के कुछ टाइप्स है, जैसे स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना को एक और नाम से जानते हैं, प्रिंज मेटल एंजाइना। तो देखो होता क्या है,
फॉर एग्जाम्पल ये कोई नॉर्मल आर्टरी है, इस नॉर्मल आर्टरी में कोई प्लैक फॉर्मेशन हो जाए, आपके एक कोरोनरी आर्टरी या फिर एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो सकते हैं। कभी कभी एक में होते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा में भी होते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट अगर एक आध में ब्लॉकेज है, सभी के हार्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, बट वो ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर डिजीज़ प्रॉब्लम होने लगती है हमें। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ पे क्या है, प्लैक फॉर्मेशन है। अब ये प्लैक, अगर कोई प्लैक फॉर्मेशन है तो इस कंडीशन में अगर चेस्ट पेन होता है तो उसे कहते हैं हम स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। ओके, स्टेबल एंजाइना प्रिडिक्टेबल है, मतलब पता होता है कि ये कब हो रहा है। लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ ईटिंग कर रहे हो, या फिर कोई हैवी वर्क कर रहे हो और उस दौरान आपको अचानक से हार्ट में पेन होने लग जाए, तो समझ जाओ वो क्या है, स्टेबल एंजाइना। और ये जो पेन है ये मुश्किल से 15-20 मिनट तक होता है, बहुत इंटेंस पेन। बट अगर आप रेस्ट करो और नाइट्रेट्स वगैरह लो तो ये ठीक हो जाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट ये चेस्ट पेन, अब हर चेस्ट पेन एंजाइना नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर पेट में गैस वैस हो जाए तो भी चेस्ट पेन होते हैं कभी कभार। बट एंजाइना कब होता है, जब आप ये प्रॉब्लम 2 बार 3 बार 4 बार, अगर कुछ आप हैवी वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और आपको अचानक से चेस्ट पेन होने लग जाए, एक आध बार हो 2 बार हो चलता है, कभी कभी हो चलता है। बट अगर ये सब बार बार आपके साथ हो रहा है तो आपको ये नोटिस करना चाहिए और अपने हेल्थ केयर को बताना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है और बढ़ने के बाद आपको हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। तो स्टेबल एंजाइना जो है वो प्रिडिक्टेबल है, ये एक्सरसाइज, ईटिंग और हैवी वर्क में आपको आ सकता है। आप नाइट्रेट्स वगैरह लोगे ठीक हो जाएगा, रेस्ट करोगे ठीक हो जाएगा। बट अगर ये प्लैक फॉर्मेशन अचानक से रप्चर हो जाए, रप्चर होने से क्या होता है, ये प्लैक भी है और रप्चर हो गया, किसी पॉइंट से वो रप्चर हो गया, वहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होने लगे और क्या बना लिया, क्लॉट बना लिया। ठीक है, क्लॉट बना लिया। तो क्या होता है, इस कंडीशन में जो चेस्ट पेन होता है, एंजाइना है, उस एंजाइना को कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना के जैसा ही है ये अनस्टेबल एंजाइना, बट अनस्टेबल एंजाइना कब हुआ, जब ये प्लैक रप्चर हो गया और क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। स्टेबल एंजाइना में सिर्फ प्लैक फॉर्मेशन है आर्टरीज में, अनस्टेबल एंजाइना में प्लैक के साथ साथ क्या है, क्लॉट भी बन गया, जिसके कारण सडन क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और बिल्कुल भी यहाँ पे तो कुछ अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो भी पा रहा था हार्ट तक, बट इस केस में क्या होता है, बिल्कुल से अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाता है और इंसान पेशेंट को डेथ भी आ सकता है अनस्टेबल एंजाइना में। और ये अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कभी भी हो सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि आप कोई हैवी वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तभी हो, ये आप रेस्ट कंडीशन में भी अचानक से हो सकता है। एक और एंजाइना के टाइप है, उसे कहते हैं वेरिएंट एंजाइना। इस एंजाइना में क्या होता है, मतलब कोई आर्टरीज है उसमें प्लैक फॉर्मेशन नहीं है, क्लॉट फॉर्मेशन भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे चेस्ट पेन होने लगते हैं अचानक से और हार्ट अटैक आ जाता है इंसान को। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आर्टरीज है ये नैरो हो जाते हैं अचानक से, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के जो आर्टरीज होते हैं वो सडन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं वैसोस्पाज्म। वैसो इसलिए क्योंकि ये ब्लड वेसल्स है, और स्पाज्म वर्ड यूज किया जाता है जब कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो ये ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो वेसल्स है वो क्या होते हैं, इस तरीके का बन जाता है। ओके, यहाँ पे ये क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, नैरो हो गया। अब ये नैरो होने से क्या होता है, सडन ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है। ये कब होता है, इसे कहते हैं हम वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना, इसे प्रिंज मेटल एंजाइना भी कहते हैं। ये वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है, वैसोस्पाज्म, सडन वैसोस्पाज्म। और इस कंडीशन, ये जो है वेरिएंट एंजाइना, ये कब होता है, 2 से 4 के बीच में, मॉर्निंग के टाइम पे ये होता है और रेस्ट कंडीशन में होता है
इस टाइम पे पेशेंट को पता नहीं चलता है और उसे अचानक से हार्ट पेन होता है और हार्ट अटैक आ जाता है। और कभी कभी आप सुनते होंगे कि कोई इंसान सोए सोए ही उसकी डेथ हो जाती है, तो इट मे बी ड्यू टू वेरिएंट एंजाइना। अब ये तो हमने कर ली बात टाइप्स ऑफ एंजाइना की। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, वेरिएंट एंजाइना जो मैंने बताया आपको कि वैसोस्पाज्म हुआ, ये अब होता कैसे है। तो देखो, ये कोई आर्टरीज है, इसमें क्या हुआ, प्लैक फॉर्मेशन हो गया। प्लैक फॉर्मेशन होने से क्या हुआ, ये जो स्मूथ वेसल्स है, प्लैक फॉर्मेशन होने से क्या हुआ, जो इंडोथेलियल इंडोथेलियल लेयर है, वेसल्स के ऊपर जो एक लेयर है इंडोथेलियल लेयर, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में ये प्लैक फॉर्मेशन है, उसके आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके जो इंडोथेलियल लेयर होते हैं वेसल्स के ऊपर, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, इंडोथेलियल डिसफंक्शन, इसे कहते हैं हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन। ओके, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होने से क्या होता है, अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, इंडोथेलियल लेयर के थ्रू। इंडोथेलियल लेयर में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर बनने के बाद वो प्रोड्यूस होकर ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद ये कुछ अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को करता है, और उसको करने के बाद क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करने में हेल्प करता है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। वैसो डायलेशन बना कहाँ पे है, इंडोथेलियल लेयर में। ओके, अब अगर किसी पेशेंट में आर्टरीज ब्लॉकेज है, प्लैक फॉर्मेशन है, तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद उसका जो इंडोथेलियल लेयर है उसमें कोई डिसफंक्शन आ जाने लगते हैं, मतलब वो प्रॉपर काम नहीं करता है। तो फिर क्या होता है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इसके प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगते हैं, प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाता है। क्यों, क्योंकि इंडोथेलियल अब प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू प्लैक फॉर्मेशन या फिर ब्लॉकेज इन आर्टरीज। तो फिर अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर रिलीज नहीं होगा, तो जो ब्लड वेसल्स है उसके डायलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल डिक्रीज होगा तो ब्लड वेसल्स प्रॉपर तरीके से डायलेट नहीं रह पाएगा और वैसोस्पाज्म होने की संभावना हो सकती है। तो इंडोथेलियल डिसफंक्शन से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल डिक्रीज, सडन वैसोस्पाज्म। ओके, और वैसोस्पाज्म से क्या कॉज हुआ, वेरिएंट एंजाइना, जिसे एक और नाम से जानते हैं प्रिंज मेटल एंजाइना। अब ये वैसोस्पाज्म जो है ये मिड मॉर्निंग के टाइम पे होता है, 2 से 4-5 के बीच में। ये पेशेंट को वैसोस्पाज्म होने से सडन हार्ट अटैक आ जाते हैं और सडन डेथ हो जाते हैं उस पेशेंट की। एंजाइना को ट्रीट करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक एस्प्रिन। एस्प्रिन एक ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी रखता है, ब्लड को थिन करता है, पतला करने में हेल्प करता है, ताकि जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो भी थिन हो जाए, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट है वो थिन हो जाए और उसके फ्लो क्या हो, बढ़ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे एस्प्रिन यूज करते हैं ब्लड को थिन करने के लिए। नाइट्रेट्स यूज करते हैं, सिंथेटिक नाइट्रेट्स। हमारे बॉडी में ऑलरेडी नेचुरली प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बट अगर इंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो पाता प्रॉपर अमाउंट में, तो फिर हम बाहर से सिंथेटिक नाइट्रेट देते हैं और वो हमारे ब्लड में जाने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो प्रॉपर तरीके से डायलेट हो पाते हैं। तो नाइट्रेट्स में हम यूज करते हैं शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स। उसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स के कुछ एग्जांपल है लाइक आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड
मोनोनाइट्रेट्स, ये कुछ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स है जो लंबे समय तक हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। थर्ड वन, बीटा ब्लॉकर भी हम देते हैं पेशेंट में, बट बीटा ब्लॉकर हम स्टेबल एंजाइना में दे सकते हैं। क्योंकि स्टेबल एंजाइना में इसलिए हम दे सकते हैं क्योंकि स्टेबल एंजाइना कब हुआ, एक्सरसाइज के दौरान या फिर कोई हैवी वर्क के दौरान। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जैसे कि सिंपैथेटिक मैकेनिज्म, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट रहता है। जब हम कोई हैवी वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट रहता है तो क्या रिलीज करता है, नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन जाकर हमारे हार्ट के बीटा रिसेप्टर से बाइंड करता है और हमारे हार्ट रेट को और बढ़ाता है। तो इस वजह से हम हार्ट रेट को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। तो हम स्टेबल एंजाइना में बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए, जिससे क्या हो, चेस्ट पेन मैनेज हो पाए। और हम बीटा ब्लॉकर को अनस्टेबल एंजाइना में भी देते हैं, हार्ट रेट अगर बढ़ा है उस पेशेंट में तो हार्ट रेट को कम करने के लिए। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि बीटा ब्लॉकर हम वेरिएंट एंजाइना में यूज़ नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट में एंजाइना हुआ है और उसका कॉज क्या है, वेसोस्पाज्म, तो वैसे पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वेरिएंट एंजाइना। वाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वेरिएंट एंजाइना? क्योंकि वेसोस्पाज्म के कारण क्या हुआ, ब्लड फ्लो तो हार्ट तक नहीं हो पाया, सडन रुक गया। और क्या होता है, हार्ट रेट भी बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो इंसान मतलब बिल्कुल उसका हार्ट काम करना बंद करने लगता है, वो तो हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज हो गया। अब अगर उस पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो उसका जो हार्ट रेट है, जो थोड़ा बहुत चल रहा था, वो और डिक्रीज हो जाता है। तो उस पेशेंट को बचाने की जगह हम उसे मार देंगे। तो इस वजह से हम बीटा ब्लॉकर वेरिएंट एंजाइना वाले पेशेंट को नहीं देते। हम वेरिएंट एंजाइना वाले पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट्स देते हैं, ताकि उसका जो वेसोस्पाज्म हुआ है, हमें क्या करना है, उस स्पाज्म को, उस ब्लड वेसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे रिलैक्स करना है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना है, वाइडेन करना है। तो हम क्या करेंगे, वेसोडाइलेटर्स यूज करेंगे, नाइट्रेट्स यूज करेंगे, बट बीटा ब्लॉकर बिल्कुल नहीं देंगे वेसोस्पाज्म वाले पेशेंट को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम यूज करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, लाइक हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और डिजीनेस, ये सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। पोटेशियम चैनल ओपनर देंगे। पोटेशियम चैनल क्या करता है, ये हाइपर पोलराइजेशन करता है और जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपनर्स यूज करते हैं, ताकि जो ब्लड वेसल्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसे रिलैक्स कर पाए लंबे समय तक। तो ये कुछ मेडिसिन के क्लासिफिकेशंस है यूज्ड इन एंजाइना। अब ये नाइट्रेट्स किस तरीके से हमारे बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है, तो मैं यहाँ पे आपको नाइट्रेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड इंडोथेलियल लेयर में। बट वो इंडोथेलियल लेयर अगर डिसफंक्शन हो जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो पाता प्रॉपर अमाउंट में। तो फिर हम बाहर से नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं, सिंथेटिक नाइट्रेट्स देते हैं। वो नाइट्रेट्स हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे प्रेजेंट है कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल। जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं, ओके, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल्स में जो लेयर है इंडोथेलियल लेयर, उसमें प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। वो प्रोड्यूस होने के बाद जाता है ब्लड में। कहाँ पे जाता है, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद वो बाइंड होता है जाकर हेमोग्लोबिन के साथ। और ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, ये ग्वानाइल साइक्लेज। इस साइक्लेज, ये एक एंजाइम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इस एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। इस एंजाइम को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। अब होता क्या है, ये ग्वानाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आप पहले ये समझ लो कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है मायोसिन लाइक चेन
जो कन्वर्ट होता है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट में, और कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या करता है, मायोसिन लाइट चेन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोराइलेट हो जाने के बाद क्या होता है, ये मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करवाता है, और बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इंडोथेलियल लेयर से रिलीज हुआ, बट अगर इंडोथेलियल लेयर डिसफंक्शन है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो हम सिंथेटिक नाइट्रेट्स देते हैं, वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड के जैसा ही हमारे बॉडी में जाने के बाद फंक्शन करता है। तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड में गया, वो क्या किया, इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। ये एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये क्या करता है, जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट में। अब ये साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। सेकेंडरी मैसेंजर मतलब ये क्या करता है, जैसे ही जीटीपी कन्वर्ट हुआ सीजीएमपी में, ये सीजीएमपी क्या करता है, जाकर इसे इनहिबिट कर देता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट होने के बाद ये जो मायोसिन लाइट चेन कन्वर्ट हो रहा था मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट में, इसके कन्वर्जन को रोक देता है। कौन, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। और साथ ही ये क्या करता है, एल टाइप कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देता है, तो कैल्शियम की एंट्री रुक जाती है। और हमें पता है कि कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये दो तरीके से यहाँ पे हमारे बॉडी में काम करता है, और इसके कन्वर्जन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, अब अगर किसी पेशेंट में इंडोथेलियल डिसफंक्शन है, क्योंकि उसके आर्टरीज में ब्लॉकेज के कारण क्या है, उसके जो आर्ट्रियल वॉल है, इंडोथेलियल लेयर है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो सडन क्या होता है, वैसोस्पाज्म। ये प्रोसेस उसके बॉडी में नहीं हो पाता है, और क्या हो जाता है, सडन वैसोस्पाज्म, सडन डेथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम कुछ और डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हाइपरटेंशन, अरिथमिया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हो तो मैं वो डिस्कस करूँगी आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल आप नोट्स बनाएं और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।